ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है जी, इसका वो है नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज। तो उम्मीद है आप इसके मेरे साथ चलते रहेंगे और फोकस करेंगे और यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से नॉवेलिस्ट हैं और कौन सा नया स्टाइल और एंगल ये डेवलप करते हैं, और इसमें कौन से मेजर आथर्स हैं, क्या क्या इनके वर्क्स हैं। ओके, सबसे पहले जो चीज हमारे पास आ रही है वो है गॉथिक नॉवेल्स। ठीक है, स्टार्ट के साथ द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड आर जेन ऑस्टन एंड स्कॉट ऑल्डो। बड़े जो नॉवेलिस्ट हैं ना रोमांटिक एज के अंदर जिन्होंने काम किया है वो हैं जेन ऑस्टन एंड सर वॉल्टर स्कॉट। बट बिफोर देम there appeared some novelists who came under the spell of medievalism and wrote novels of terror or the Gothic novels. Gothic novels का एक दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं, novel of mysteries and novel of terror। इस तरह के कुछ novels इन दोनों great novelist के साथ साथ हमें नजर आते हैं। The origin of this type of the fiction can be ascribed to Horace Walpole, जो जिनका टाइम 1717 97 है वैसे तो। The Castle of ओट्रेंटो, उन्होंने वर्क लिखा था कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जिनको हम कह सकते हैं कि ये ओरिजिनेटर हैं इस फॉर्म ऑफ नॉवल। जो नॉवल का जो सब फॉर्म है जिसे हम गॉथिक नॉवेल्स कहते हैं। जैसे वाल्टर स्कॉट जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते हैं, नॉवेल्स के भी कई डायमेंशन है और सब फॉर्म्स होती हैं, आपको पता है। तो ओरिजिन तो है गॉथिक नॉवेल्स का वो किया था हॉरेस वॉलपोल ने। तो ये आपने याद रखना, स्पेशली द कैसल ऑफ और ट्रेंटो। तो अक्सर इन नॉवेल्स के अंदर डिफरेंट जो हैं वो सिटाडेल्स और कैसल्स और मिस्ट्री प्लेसेस होती हैं, मिडिएवल सेटिंग होती है अक्सर, और भूत प्रेत और कुछ इस तरह के डर और खौफ और ब्लड और मर्डर और हैंगिंग थिंग्स आपको मिलती हैं इसके अंदर। हियर द स्टोरी इन सेट इन द मिडिएवल इटली एंड इट इंक्लूड्स जायगेंटिक हेलमेट देन दैट कैन स्ट्राइक डेड इट्स विक्टिम्स, टायरेंट्स, सुपरनैचुरल इंट्रूजन्स, मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स। तो ये सारे जो वर्ड अगर आप इकट्ठे यूज करें तो ये पूरा मसाला तैयार है गॉथिक नॉवल का। So there was a number of the imitators of such a type of novel during the 18th century as well as in the romantic period. तो हॉरेस वालपोल ने जो चीजें यूज की थी, जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया था, जिनको इकट्ठा करने से हम कहते हैं गॉथिक नॉवेल्स हैं। हॉरेस वालपोल ने वो द कैसल ऑफ ओट्रेंटो में 1746 में वो पब्लिश होता है। ये ज़हन में रखिएगा, वो बहुत पहले से पब्लिश हुआ है। और इसमें जब हमारे पास लीडिंग है नॉवेलिस्ट है एज फार एज गॉथिक नॉवेल इज कंसर्न, तो वो है मिसेस एन रैडक्लिफ। द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द राइटर्स ऑफ द टेरर और द गॉथिक नॉवेल ड्यूरिंग द रोमांटिक एज वाज मिसेस एन रैडक्लिफ, of whose 5 novels the best known are The Mysteries of Udolpho and The Italian। ठीक है, वैसे तो इनके 5 नॉवल हैं, हम 2 को मेंशन कर रहे हैं, बाकी को जानना चाहते हैं तो आप सेपरेटली उनको देख सकते हैं। बहुत ज्यादा फेमस जो इनके वर्क हैं वो मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो एंड इटालियन। शी इनिशिएटेड द मैकेनिज्म ऑफ द टेरर टेल एज प्रैक्टिस्ड बाय द हॉरेस वालपोल एंड हिज फॉलोअर्स, बट कंबाइंड इट विद सेंटिमेंटल बट इफेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सीनरी। द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो relates the story of an innocent and sensitive girl। तो उनकी कहानी है ये, एक innocent और sensitive girl who falls in the hands of a heartless villain named Montoni. He keeps her in a grim and isolated castle full of mystery and terror। तो यहाँ पे इन्होंने सेंटिमेंट्स को ऐड कर लिया। एक इनोसेंट गर्ल जो एक विलन के हाथ लग जाती है, जो वहां पे से एक बड़े मिस्टीरियस और टेरर के माहौल में कैसल में कैद करके रखता है। The novels of the Mrs. Radcliffe became very popular and they influenced some of the great writers like Byron and Shelley। कहा जाता है उन पे भी इनके नॉवेल्स का हमें असर नजर आता है। और बहुत बड़ा जो नॉवल है जो अक्सर आजकल भी इसका जिक्र आपको मिलेगा, फ्रैंकेनस्टाइन 1817 में पब्लिश होता है। फ्रैंकेनस्टाइन आजकल ये एक पॉलिटिकल सिंबल के तौर पे भी लोग इस तरह के इसको यूज करते हैं, एज ए मेटाफर भी यूज करते हैं। Okay, later they influenced the Bronte sisters whose imagination was stimulated by these strange stories। तो बायरन पे हमें ऐसा नजर आता है शैली के, उसके अलावा ब्रोंटे सिस्टर्स
बाद में जब लिखेंगी तो उनके ऊपर भी हमें इनके काम के असरात मिलेंगे. दो मिसेस रेडक्लिफ वाज द प्रोमिनेंट राइटर ऑफ द गॉथिक नॉवेल्स, देयर वर अ फ्यू अदर नॉवेलिस्ट हु अर्नड पॉपुलैरिटी बाय राइटिंग सच नॉवेल्स. दे वर मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूइस. उसके अलावा यानी कि हम देख रहे हैं मिसेस एन रेडक्लिफ तो लीडिंग नॉवेलिस्ट हैं गॉथिक नॉवेल्स की हम बात करें, तो उनके अलावा भी लोगों ने कोशिश की है, इस तरह के नॉवल लिखे हैं, जैसे मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूइस हु रोट द मंक एंड टेल्स ऑफ टेरर एंड टेल्स ऑफ वंडर. ये इनके नॉवल, द मंक, टेल्स ऑफ टेरर एंड टेल्स ऑफ वंडर. उसके अलावा चार्ल्स रॉबर्ट मैटरन है हुज मेलमोथ द वंडरर एक्सर्टेड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन फ्रांस. ये इनके अलावा एक नॉवेलिस्ट है हमारे पास. बट द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल टेरर टेल वाज, टेरर नॉवेलिस्ट में जो आज तक जो रिपब्लिश हो रहा है बहुत ज्यादा, जो फेमस है आज के टाइम पे भी फेमस है, दैट इज फ्रैंकेनस्टाइन, रिटन बाय मिसेस शैली. ये जो है मिसेस शैली ने लिखा था. और फ्रैंकेनस्टाइन जो आज तक एक टेरर नॉवल के तौर पे, एक गॉथिक नॉवल के तौर पे आज तक ये फेमस है. इट इज अ स्टोरी ऑफ द मैकेनिकल, एक मॉन्स्टर विद ह्यूमन पावर्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टेरिफाइंग डीड्स. Of all the Gothic novels, it is the only one which is popular even today. और यकीनन फ्रैंकेनस्टाइन को मैं कहूँगा कि आप में से कोई इसको प्रेजेंट भी करे, क्योंकि ये बहुत बहुत अहम नॉवल है एज फार एज गॉथिक नॉवेल्स आर कंसर्न. सब बाकियों के नाम याद रखना ही काफी उनके बारे में. उसके बाद हमारे पास लीडिंग नॉवेलिस्ट आ जाती हैं रोमांटिक एज की, वो है हमारी जेन ऑस्टन, जी 1775 में इनकी बर्थ होती है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी, शायद 1817 के कहते हैं. Jane Austen brought good sense and balance to the English novel, which during the Romantic age had become too emotional and undisciplined. जैसे अभी आपने देखा है ना, जिस तरह की कहानियों का तज़किरा कर रहे थे, अनडिसिप्लिन्ड हो चुकी थी, इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड हो चुकी थी, सेंस खत्म हो गया था, बैलेंस हमें नजर नहीं आ रहा था, और टोटली इमेजिनेटिव हो गए थे, इमेजिनेशन की दुनिया में बल्कि खोए गए थे. तो सेंस और बैलेंस जो है ना वापस लाते हैं जेन ऑस्टन. Giving a loose rein to their imagination, the novelists of the period carried themselves away from the world around them into a romantic past or into a romantic future. ठीक है, दोनों तरफ जो एग्जैजरेशन हो चुकी थी. जो रोमांटिक जो नॉवलिस्ट हैं हम देख रहे हैं वो कितना पॉइंट से डिग्रेस कर गए थे. द नॉवल इन विच द हैंड्स ऑफ द रिचर्डसन एंड द फील्डिंग हैड बीन फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ रियल लाइफ. जहां से स्टार्ट हुआ था तो रिचर्डसन और फील्डिंग हम देख रहे थे, बिल्कुल रिकॉर्ड ऑफ रियल लाइफ, इमिटेशन ऑफ लाइफ की तरफ ये चला था. और कहाँ से ये आगे बढ़ता हुआ किधर चला गया. एंड द वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड इमेजिनेशन बिकेम इन क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 18th सेंचुरी द लिटरेचर ऑफ क्राइम, इंसैनिटी एंड द टेरर. और ग्रेजुअली इस एज में आके नॉवल क्या बन गया था, स्टोरीज ऑफ द क्राइम बन गई थी, इंसैनिटी पागलपन की स्टोरीज बन गई थी, और गॉथिक नॉवेल्स बन गए थे, मिस्ट्री और टेरर आ गया. It therefore needed castigation and reform which were provided by the Jane Austen. जेन ऑस्टन ने यहाँ पे आके एक ठहराव लाया और कंट्रोल किया इन चीजों को, और एक सेंस और बैलेंस और ऑर्डर दिया. वर्ड्सवर्थ और जेन ऑस्टन में क्या खास बात है, दोनों की क्या सिमिलरिटी हो सकती है. कितने नॉवल लिखे जेन ऑस्टन में. लिविंग ए क्वाइट लाइफ, शी पब्लिश्ड हर 6 novels anonymously. याद रखना. और उन्होंने अपने नॉवल एनोनिमसली क्यों पब्लिश किए, ये लेक्चर के एंड पे आपने जवाब देना है. 6 नॉवल इन्होंने लिखे which have now placed her among the front rank of English novels. तो आज जो है इनको फ्रंट रैंक नॉवेलिस्ट समझा जाता है इंग्लिश का. She did for the English novel precisely what the Lake poets did for English poetry. She refined and simplified it, making it a true reflection of the English life. बिल्कुल जिस तरह से लेक पोइट ने, खासकर वर्ड्सवर्थ ने, बिल्कुल एक नए टाइप की जो पोइट्री इंट्रोड्यूस करवाई थी, एक नया स्टाइल दिया था पोइट्री को, उसी तरह से बिल्कुल जेन ऑस्टन भी वर्ड्सवर्थ हैं अपने फील्ड के अंदर. As Wordsworth made a deliberate effort to make poetry natural and truthful, Jane Austen also from the time she started writing her first novel, Pride and Prejudice, had in her mind the idea of presenting English country society exactly as it was, in opposition to the romantic extravagance of Mrs. Radcliffe and her school. जो रॉबर्ट वॉलपोल का स्कूल है, जो गॉथिक स्कूल है, उससे हटकर इन्होंने नॉवल को बिल्कुल रिफॉर्म करने का फैसला किया. एक न्यू एवेन्यू जो है वो स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लेक पोइट्स ने न्यू टाइप ऑफ पोइट्री इंट्रोड्यूस करवाई. तो इनका सबसे बड़ा नॉवल जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो शायद इंग्लिश लिटरेचर में जो है उसने ना पढ़ा हो, बहुत मुश्किल ही बात कही जा सकती है.
कोई मिरेकल ही होगा कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद भी नावल ना पढ़ा। In all, Jane Austen wrote 6 novels: Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Emma, Mansfield Park, Northanger Abbey and Persuasion। ये इनके सारे नॉवल हैं। यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, हमने इंडियन लिटरेचर के ऊपर पढ़ते हुए कहा था कि इंडिया के एक जेन ऑस्टन भी हैं, तो वो मैंने किन को कहा था, ये हम दूसरा सवाल लिख लें जिसका जवाब आपने देना है। Of these, Pride and Prejudice is the best and the most widely read of novels। तो इन 6 के 6 में से जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला नॉवल है, बल्कि दुनिया के सबसे पढ़े जाने वाले नॉवेल्स में 2 के दरमियान बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। एक है वार एंड पीस, जो रीपब्लिश मेनी टाइम्स हुआ है। वार एंड पीस किसने लिखा है, ये भी आप पर सवाल रहेगा। और दूसरा जो है ना वो प्राइड एंड प्रेजुडिस। कहते हैं कि ये 2 किताबें जो है वो टॉप पर हैं इन कंपटीशन ईच अदर, वाइडली पब्लिश्ड हुई हैं, बार बार इन पे बार बार मूवीज बनी है, ड्रामास बने हैं, और इवन इंडियन एक मूवी भी बनी है जिसका नाम था ब्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर मूवी है, लेकिन उन्होंने नाम थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया, ब्राइड एंड प्रेजुडिस। Sense and Sensibility, Emma and the Mansfield Park are now placed among the front rank of English novels। इनके सारे फेमस हैं, कोई चूज नहीं कर सकते। From purely literary point of the view, Northanger Abbey gets the first place on account of the subtle humor and delicate satire it contains against the grotesque but popular Gothic novels। उनकी कंपैरिजन में देखें तो हमें नॉर्थेंचर एबी लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू और मेरिट के एतबार से बहुत एक पॉइज्ड फॉर्म में नजर आता है। फिलिग्री वर्क जो है वो है इनके वर्क को कहते हैं ये फिलिग्री वर्क है। एज ए नॉवेलिस्ट, जेन ऑस्टन्स वर्क इन ए नैरो फील्ड, बहुत ही छोटी जगह पे कोई काम करना, उसको हम कहते हैं फिलिग्री वर्क। आर्टिस्टिक काम करना एक बड़ी लिमिटेड प्लेस के ऊपर। सो शी वाज द डॉटर ऑफ ए हम्बल क्लर्जीमैन लिविंग इन अ लिटिल विलेज। छोटी सी जगह पे एक क्लर्जी, एक प्रीस्ट की बेटी थी, हम्बल शख्स थे, शुक्र है वो उन्होंने इनको पढ़ने की इजाजत दी। Except for the short visits to the neighboring places, she lived a static life, but she had such a keen power of observation that the simple country people became the characters। जो कुछ उन्होंने अपने इर्द गिर्द अपने गांव में देखा था, इतनी डिटेल से, इतनी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की कि, और बुक्स जो है इनकी, अपने फादर की जो लाइब्रेरी थी वहां से किताबें पढ़ती थी, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा खुद से अपने आप को, ये सेल्फ एजुकेट इन्होंने किया, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। The chief duties of these people were of the household. Their chief players were in country gatherings, and their chief interest was in matrimony। जो कि matrimony जो कि chief interest होता था, country gentry से वो belong भी कर रही थी, खुद भी वही माशरा जिन्होंने देखा उसको बड़ी खूबसूरती से वो पेजेस पे ले आए। It is a small, quiet world of these people, free from the mighty interests, passions, and ambitions, and the tragic struggles of the life that Jane Austen debates in her। इसी वजह से इनके वर्क में हमें तो बहुत बड़े फिलोसॉफिकल डिबेट्स नहीं मिलती, तो कोई वॉर का तस्करा नहीं मिलता, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं मिलती खास, क्योंकि कंट्री की जो लाइफ है वो बड़ी सरीन होती है, सिंपल होती है, नेचुरल होती है। और वहाँ के अगर खास तौर पे कंट्री में आप जेंट्री फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर वहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो लव एंड मैरिज ही होती है। But in spite of these limitations, she has achieved wonderful perfection in that narrow field on account of her acute power of observation, her fine impartiality and self-detachment, and her quite delicate and ironical humor। इनमें इनकी खास बात है वो आयरनी है, इनका ह्यूमर है, इनका स्ट्रक्चरल बैलेंस है। आपने यकीनन प्राइड एंड प्रेजुडिस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया होगा कभी न कभी, क्योंकि कितना बैलेंस्ड है। स्कॉट एंड जेन ऑस्टन क्या ताल्लुक है? अपने टाइम में जो अनफॉर्चुनेटली जेन ऑस्टन ने वो फेम नहीं गेन किया जिसको डिजर्व करते थे। It is very unfortunate, though in her day she did not receive the appreciation she deserved. Posterity has given her reward by placing this modest, unassuming woman who died in her 40s as one of the greatest of English novelists। 40s में उनकी डेथ होती है, अनमैरिड रही, और लेकिन लव एंड मैरिज को बड़ी डिटेल से इन्होंने देखा अपने जीवन में होते हुए। Among her contemporaries, only Scott realized the greatness and the permanent worth of her work। और सिर्फ स्कॉट ने जो है ना इनके काम को देखा था, शायद कभी न कभी वहाँ इनसे मुलाकात हुई या उनके काम को
किसी ने या इन्होंने भेजा अपने काम पे तबसरे के लिए, मोस्ट एप्टली उन्होंने रिमार्क किया था दैट यंग लेडी हैज अ टैलेंट फॉर डिस्क्राइबिंग द इन्वॉल्वमेंट एंड द फीलिंग्स एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्डिनरी लाइफ व्हिच इज टू मी द मोस्ट वंडरफुल आई एवर मेट विद। सो व्हाट अ पिटी सच अ गिफ्टेड क्रिएचर डाइड सो अर्ली। उसके बाद हमारे पास वाल्टर स्कॉट में जो कमेंट किया है, वाल्टर स्कॉट जो है 1771 में पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े थे जैन आश्रम से। 1832 में इनकी डेथ होती है। सर वाल्टर स्कॉट जिनको हमने पोइट्री में इनका तज़किरा किया था और पोइट्री पढ़ते हुए हमने ये बात भी की थी कि इन्होंने ज्यादा पोइट्री नहीं की है, और इन्होंने क्यों नहीं की, क्यों छोड़ दी, वो इसलिए छोड़ दी कि इन्होंने नावल लिखने स्टार्ट कर दिए, तो इसलिए आज हम इनको एज एन नॉवलिस्ट देख रहे हैं। वाल्टर स्कॉट्स qualities as a novelist were vast, different from those of the Jane Austen. Whereas she painted domestic miniatures, जैसे हम filigree work कह रहे हैं, it is also called the miniature work. Domestic miniature अगर उनका काम है तो स्कॉट जो है वो डिपिक्ट करते हैं pageantry of the history on the broader canvas. इनका कॉन्वेस बहुत बड़ा है क्योंकि हिस्ट्री पेंट कर रहे हैं। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं और इन वाकयात की बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है। Jane Austen is precise and exact in whatever she writes. Scott is diffusive and digressive. ठीक है, एक तो ये डोमेस्टिक मिनिएचर और वास्ट कैनवस ऑफ हिस्ट्री है, आप इनको कंट्रास्ट कर सकते हैं इन दोनों शख्सियात को। जेन ऑस्टन का वर्क एक प्रिसाइज और एग्जैक्ट और स्ट्रक्चर्ड बैलेंस है, और वहां सेंस हमें एक नजर आता है, बैलेंस नजर आता है। तो स्कॉट डिफ्यूसिव है और डिग्रेसिव है। Jane Austen deals with the quiet intimacies of the English ruler life, free from the high passion, struggle and the great actions. वहां में कोई बड़े एक्शन, कोई वार, कोई स्ट्रगल, कोई मर्डर, ऐसी चीजें कुछ नहीं मिलती हैं। और Scott, on the other hand, deals with the chivalric, exciting, romantic and adventurous life इनकी जो है of the Highlanders, people living on the border of the England and Scotland. जो Highlander उनको कहा जाता है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बॉर्डर पे जो प्लेस है, उन लोगों की जो एडवेंचरस लाइफ है, रोमांटिक, एक्साइटिंग और शिवलरिक जो एक्सीडेंट, उनके साथ आए दिन लगातार इवेंट्स होते रहते हैं, एक्साइटिंग इवेंट्स, उनको ये नॉवेल्स का मौजू बनाते हैं। And among whom he spent much of his youth with glorious scenes of past history. तो इनका जो ज़ाती तजुर्बा भी वहीं था, स्कॉटलैंड के खुद भी हैं, हाईलैंडर हैं शायद खुद भी, तो उन्होंने अपने उस तजुर्बे को और हिस्ट्री के बड़े कैनवस पर रख के एक्साइटिंग इवेंट्स को राइटिंग में लेके आए। इसी वजह से नॉवल बहुत पॉपुलर हुए थे अपने टाइम पे। लेकिन क्रिटिक्स के यहाँ जो परमानेंट फेम है, जो पाया है, जो क्वालिटी जो आज भी हम एडमायर करते हैं, वो जेन ऑस्टन को। वर्क्स देखते हैं जो वाल्टर स्कॉट्स के, सर वाल्टर, इनको सर का खिताब भी मिला, यकीनन नाइटहुड हुए होंगे। During his first 5 or the 6 years of the novel writing, Scott confined himself to the familiar scenes and the characters. The novels which have a local color and are based on the personal observations are Diamandering. इनके जो नॉवल हैं उनमें चंद के नाम हम जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। The Antiquary, Diamandering, Antiquary, Old Mortality and the Heart of the Midlothian. His first attempt at the historical novel was Avonlea, 1819 में आता है, followed by the Kenilworth and Quentin Durward and the Talisman. ये वही वर्ड है जो पर्शियन लगता है, talisman. 1825, he returned to the Scottish and antiquity from the time to time as the monastery and Saint Ronan's War. Well, तो ये प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है। अर्ली एक्सपीरियंसेस में अर्ली नॉवल इनके डायमंडरिंग एंड वर्ड मेटालिटी एंड हार्ट ऑफ द मिडलथोनियन जो है, मिडलोथियन शायद इस तरह से पढ़ना चाहिए। एवन नो है, उसके बाद टेलिस्मन और कैनलवर्थ से होते हुए इनके काम जो है द मोनास्ट्री एंड रोनन्स वाल, आपको कुछ ना कुछ इनमें याद रखना पड़ेगा जैसे जैसे करके वर्क्स ऑफ द वाल्टर स्कॉट जो है। शायद हम इनके इनसाइड स्टोरी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनके नाम को याद रखना है। तो इनको फर्स्ट इंग्लिश राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी कहा जाता है। इन ऑल ऑफ दीज नॉवेल्स जो भी हमने मेंशन किए, स्कॉट रिवील्स हिमसेल्फ एज ए कंसमेट स्टोरी टेलर। ये हमने इनकी स्टोरी टेलर एबिलिटी की वजह से इनकी पोएम्स भी बहुत फेमस हुई थी, लेकिन इनकी स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने वो जो है ना जॉनरा ही चेंज कर दिया। इज लेयरली अनफोल्डिंग द स्टोरी allows of digression, particularly in the description of the natural scenes or of interiors. Interior जो है, interior of woods or villages, और इन चीजों की जब ये बात करते हैं, the historical characters which he has so beautifully portrayed
that they challenge comparison with the characters of Shakespeare. कहा जाता है कि historical character portray किए और उनका comparison हम even Shakespeare के characterization से भी कर सकते हैं, including Queen Elizabeth and the Mary Queen of Scots. As a character इन्होंने अपने novels में लेके historical जो कि novel थे historical figures को ही characterize करते थे. The novels of the Scott betray the same imaginary joy in the recreation of the past as his poetry, but the novel offered him a more adaptable and wider field than the narrative poem. So Scott is the first English writer of the historical novel, and he made very enduring contribution to its development in England as well as in Europe. Historical novel के आप इसे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रेट राइटर हैं और ये जॉनरे को उन्होंने एक दबाव दिया आने वाले टाइम में, इस पे बहुत ज्यादा नॉवेल्स हम लिखी गए हैं इस जॉनर के. Scott, the storyteller, जो उनकी खास बात है, he was by the temperament, the training perfectly suited the accomplishment of this task. यानी historical novel की novel writing है क्योंकि वहाँ पे एक strong narrative technique आपको आनी चाहिए, उनको perfectly suit इसलिए करती थी कि ये by birth ऐसा लगता है कि storyteller थे. In the first place, he had acquired a profound knowledge of the history by his copious reading since his earliest youth. He had the zest of the storyteller and the natural heartiness which made him love life in all its manifestations. शुरू से उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा, हिस्ट्री में उनका लगाव था, हिस्ट्री का नॉलेज लेने के बाद स्टोरी टेलिंग की पावर को मिक्स करके उन्होंने क्या किया, जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स प्रोड्यूस किए. In the Romantic Age, Scott was a romantic only in his love of the picturesque and his interest in the Middle Ages. Scott was the first novelist in Europe who made the scene an essential element in action. तो सीने की इनकी डिस्क्रिप्शन बहुत खूबसूरत है, एक्शन भी बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब करते हैं. हिस्ट्री में आपको पता है एक्शन होता है, वाकयात होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. He knew Scotland and loved it, and there is hardly an even in any of his Scottish novels in which he do not breathe the very atmosphere of the place and feel the presence of its moors and mountains. नेचुरल इमेज, नेचुरल सीन्स को लेके आते हैं. स्कॉटलैंड को डीपली जो है इन्होंने विजिट किया हुआ था, वहीं के रहने वाले थे और उससे मोहब्बत भी करते थे अपनी लैंड के साथ. तो उसको बड़ी खूबसूरती से उन सीन्स को अपने हिस्टोरिकल नॉवेल्स में प्रेजेंट करते हैं. He chooses the place so well and describes it so perfectly, the action seems almost to be the result of the natural environment. It seems कि एक्शन जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल ठीक है. कार्लाइल क्या कहते हैं इनके बारे में? Moreover, Scott's chief claim to greatness lies in the fact that he was the first novelist to recreate the past. अपनी स्टोरीज में उन्होंने सारे पास्ट को रिक्रिएट किया. हमारे यहाँ हिस्टोरिकल जो है ना फैंटेसी का जो नॉवल लिखते हैं वो बड़े एक फेमस ऑथर है. ये भी एक सवाल लिखने में आपने बताना है. उर्दू में एक राइटर हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल नॉवल लिखकर काफी फेम पाया था, बिल्कुल इन्हीं की तरह, लेकिन वो भी थोड़े रोमांटिक हिस्ट्री एक्सैजरेटेड है. In such a manner that the men and the women of the bygone ages and the old scenes became actual living and throbbing with life. Carlyle very pertinently remarked about Scott's novel. क्या कहते हैं जी कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल को हमने खुद भी पढ़ना है कि उन्होंने क्या वर्क प्रोड्यूस किया था, आने वाले टाइम में हम देखेंगे. Those historical novels have taught this truth unknown to the writers of the history, that the bygone ages of the world were actually filled by living men, not by the protocols, state papers, controversies and abstraction of men. तो कार्लाइल कहते हैं कि हिस्ट्री को वैसे देखें तो हमें लगता है जस्ट कि वो जो है वो किंग्स और क्वींस हमें नजर आते हैं, पेपर्स, प्रोटोकॉल, कंट्रोवर्सीज, साजिशें नजर आती हैं और एब्स्ट्रैक्ट मैन हमें मिलते हैं. रियल लाइफ एंड ब्लड और फ्लैश एंड ब्लड वाले जो इंसान है वो हमें अगर हमें जो मुतारिफ करवाए हैं वो एक्चुअली स्कॉट ने करवाए. So that is the end of this lecture also. और अभी देखते हैं कि हमने जो सवाल आपको किए थे उनके जवाब आप क्या देते हैं और इन स्लाइड्स पे भी आप जी सर, आखिरी सवाल